नमस्कार। मैं आपके साथ पत्रकार बटोही नहीं छूटेगी महत्वपूर्ण खबर कोई। अपनी इन महत्वपूर्ण खबरों की कड़ी में सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ते हुए आज हम आपको लिए चलते हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। देश के सर्वोच्च सियासी प्रतिष्ठान से जारी हुआ एक फरमान आजकल हिंदुस्तान भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और यह फरमान है देश में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर घोषित की गई योजना यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात एकीकृत पेंशन योजना। 24 अगस्त 2024 को घोषित की गई यह योजना केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। दरअसल 1 जनवरी 2004 से लागू हुई नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात एनपीएस की खामियों को दूर करने और उसके विरुद्ध अनेक संगठनों द्वारा किए जा रहे तीखे प्रतिरोध को शांत करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को वर्तमान स्वरूप दिया है। अपने इस विश्लेषण में सबसे पहले हम यूपीएस की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम यूपीएस की एनपीएस और पुरानी पेंशन स्कीम अर्थात ओपीएस से तुलना भी करेंगे। इस तुलना के बाद आप यह निर्णय करने में सक्षम होंगे कि आखिर इन तीनों पेंशन योजनाओं में से कौन सी पेंशन योजना सबसे बेहतर है और सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना सबसे फायदेमंद है। तो आइए सबसे पहले एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं को जान लेते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि इस पेंशन योजना में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि इसकी पूर्ववर्ती नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में अनुपस्थित था। इसमें व्यवस्था की गई है कि 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी के अंतिम 12 माह के मूल वेतन का औसत निकाला जाएगा और उस औसत राशि का 50% हिस्सा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी 10 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अर्थात वीआरएस लेता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये की निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। दूसरा, यह पेंशन राशि प्रदान करने के लिए एक पेंशन फंड निर्मित किया जाएगा जिसमें कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान मूल वेतन अर्थात बेसिक सैलरी का 10% योगदान करेगा और सरकार की तरफ से इस फंड में 18.5% का योगदान किया जाएगा। यूपीएस की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता निश्चित पारिवारिक पेंशन है। इसके तहत यदि पेंशन प्राप्तकर्ता कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कर्मचारी के निकट पारिवारिक संबंधी को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। चौथा, इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि को मुद्रास्फीति यानी महंगाई के साथ भी समायोजित किया जाएगा। पेंशन के साथ समायोजित की जाने वाली मुद्रास्फीति दर का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर किया जाएगा। पेंशन के साथ मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई दर का समायोजन प्रत्येक 6 माह पर किया जाएगा। गौरतलब है कि यह सूचकांक वर्ष 1944 से लगातार जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में श्रम बाजार की वस्तुस्थिति का आकलन करना होता है। वर्तमान में यह सूचकांक केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा प्रतिमाह जारी किया जाता है। यह सूचकांक जारी करने के लिए वर्ष 2016 को वर्तमान में आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। इस योजना की 5वीं विशेषता यह है कि सेवानिवृत्ति के दौरान कर्मचारी को ग्रेच्युटी के अलावा एक लमसम अमाउंट अर्थात एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। इस राशि के निर्धारण हेतु कर्मचारी की कुल सेवा अवधि का छमाही आधार पर आकलन किया जाएगा और उसकी कुल मासिक परिलब्धियों के 10% हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ ग्रेच्युटी शब्द को भी समझते हैं क्योंकि कई लोगों के लिए इस शब्द को समझना थोड़ा जटिल होता है। दरअसल ग्रेच्युटी एक ऐसी उपहार राशि होती है जो नियोक्ता द्वारा कई वर्षों की सेवा के बदले विदाई के वक्त अपने कर्मचारी को दी जाती है। ग्रेच्युटी एक ऐसी भेंट राशि होती है जो सेवानिवृत्ति के दौरान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान की जाती है। अर्थात नियोक्ता कर्मचारियों को यह राशि इस बात के लिए आभार यानी ग्रेटिट्यूड प्रकट करने हेतु प्रदान करता है कि उसने इतने लंबे समय तक उसके प्रतिष्ठान में सेवा दी।
वस्तुतः ग्रेच्युटी से संबंधित तमाम मुद्दों का विनियमन ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निरंतर 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए किसी एक संस्थान अथवा कंपनी में काम करता है तो वह ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई व्यक्ति किसी संस्थान में लगातार 5 वर्ष से कम अवधि के लिए काम करने पर भी ग्रेच्युटी के लाभ प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। ग्रेच्युटी के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का निर्धारण करने संबंधी फॉर्मूला भी इसी अधिनियम में उल्लिखित किया गया है। छठा, गौरतलब है कि 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लागू कर दी गई थी। उसके बाद रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यूपीएस योजना की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था भी की है कि यदि कर्मचारी चाहें तो एनपीएस के बजाय पेंशन प्राप्त करने हेतु यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं और एक बार किसी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के बाद वे अपना निर्णय नहीं बदल सकेंगे। इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि एनपीएस को त्याग कर यूपीएस को चुनने वाले कर्मचारियों को जितनी राशि का नुकसान हुआ है वह राशि उन्हें एरियर के रूप में ब्याज सहित वापस दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने कहा कि यदि कोई राज्य भी एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को अपनाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इस संबंध में महाराष्ट्र यूपीएस को अपनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी यूपीएस को जल्द ही लागू करने की तैयारी में है। बहरहाल यूपीएस की विशेषताओं को जानने के बाद अब हम यह समझते हैं कि देश में पेंशन योजनाओं का इतिहास क्या रहा है। आखिर वे कौन सी वजहें रहीं कि देश में पहले से ओपीएस और एनपीएस जैसी दो पेंशन योजनाएं लागू होने के बावजूद यूपीएस लाने की आवश्यकता पड़ी। ओपीएस और एनपीएस योजनाओं में क्या क्या खामियां थीं कि सरकार को यूपीएस की घोषणा करनी पड़ी। अब हम क्रमवार ढंग से ओपीएस और एनपीएस योजनाओं की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और परत दर परत इनका विश्लेषण करेंगे। देश में 31 दिसंबर 2003 तक पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू थी। जब कोई केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था तो इस पेंशन योजना के तहत उसके अंतिम माह के मूल वेतन की 50% राशि उसे पेंशन के तौर पर दी जाती थी। इस पेंशन योजना के तहत किसी भी प्रकार की पेंशन निधि का गठन नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अपनी भविष्य की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी को अपने वेतन में से कुछ योगदान देना पड़े। जबकि एनपीएस और यूपीएस में पेंशन निधि के गठन का प्रावधान किया गया है और इन निधियों में कर्मचारी और सरकार दोनों ही अपनी ओर से कुछ नियत राशि का योगदान करते हैं। अर्थात पुरानी पेंशन योजना के तहत 100% योगदान सरकार की ओर से किया जाता था और सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने खजाने से पेंशन देती थी। इसके अलावा यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवार के निकट संबंधी को पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली अंतिम पेंशन की 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन राशि के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाता था। इसमें सेवा की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई थी तथा पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये निश्चित की गई थी। तो आखिर इस पुरानी पेंशन योजना में वे क्या समस्याएं थीं कि सरकार को यह योजना त्याग कर एनपीएस के नाम से नई पेंशन योजना लानी पड़ी। दरअसल कर्मचारियों के दृष्टिकोण से तो इस योजना में किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आती, लेकिन सरकार और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह योजना एक आर्थिक बोझ के रूप में नजर आती है। कर्मचारियों के लिए यह योजना किसी भी प्रकार की समस्या इसलिए उत्पन्न नहीं करती थी क्योंकि उनके वेतन में से पेंशन फंड के नाम पर कोई भी राशि नहीं काटी जाती थी, बल्कि उन्हें पूरी की पूरी पेंशन सरकारी खजाने से अदा की जाती थी। जबकि दूसरी ओर इस योजना के माध्यम से सरकार पर निरंतर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। एक आंकड़े के अनुसार 1990-91 से लेकर 2020-21 के बीच करीब 30 वर्षों के अंतराल में सरकार द्वारा पेंशन पर खर्च की जाने वाली राशि में लगभग 58 गुना की वृद्धि हुई। दरअसल 1990-91 में केंद्र सरकार ने पेंशन पर 3,272 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 2020-21 में पेंशन पर खर्च की गई राशि बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गई।
यह आंकड़ा तो केवल केंद्र सरकार पर बढ़ते आर्थिक बोझ को दर्शाता है, मगर पुरानी पेंशन योजना पर खर्च के मामले में राज्य सरकारों का भी आकलन किया जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर के समस्त राज्यों द्वारा इस अवधि के दौरान खर्च की गई पेंशन राशि में लगभग 125 गुना की वृद्धि हुई। इसके अलावा यदि देश के राजकोषीय घाटे पर नजर डाली जाए तो महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी प्रोविजनल एक्चुअल के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का राजकोषीय घाटा 16.54 लाख करोड़ रुपए था, जो देश की जीडीपी का लगभग 5.6% है। राजकोषीय घाटे का सामान्य अर्थ यह होता है कि किसी देश ने कुल कितनी राशि उधार लेकर खर्च की है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत सरकार ने अपनी कुल आमदनी की तुलना में 16.54 लाख करोड़ रुपए अधिक खर्च किए हैं। वस्तुतः अर्थशास्त्र की भाषा में पेंशन पर खर्च किए जाने वाले व्यय को राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्व व्यय सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय होता है जिसके बदले में न तो सरकार की किसी देनदारी यानी लायबिलिटी में कमी आती है और न ही सरकार की कोई परिसंपत्ति यानी एसेट निर्मित होती है। अर्थात यह एक ऐसा खर्च होता है जिसके बदले में सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हालांकि यह सही है कि कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन पर होने वाला खर्च ही देश के राजकोषीय घाटे को बढ़ाने का एकमात्र कारक नहीं है। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे कारक हैं जो देश के राजकोषीय घाटे को बढ़ा रहे हैं, मगर बुद्धिमत्ता का तकाजा और 1990-91 के आर्थिक संकट के पुराने अनुभव यही कहते हैं कि समय रहते पेंशन व्यवस्था को तार्किक बनाया जाना चाहिए, अन्यथा देश पुनः आर्थिक संकट की दिशा में बढ़ चलेगा। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के स्थान पर नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लेकर आई। इस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली निश्चित पेंशन राशि की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और इसके लिए एक पेंशन निधि निर्मित की गई थी, जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते थे और 10% ही योगदान सरकार द्वारा किया जाता था। बाद में मोदी सरकार ने सरकार द्वारा किए जाने वाले योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था। इस योजना को लाए जाने का मूल उद्देश्य यह था कि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का पूरा बोझ केवल सरकार पर ही न पड़े, बल्कि कर्मचारी अपनी सेवावधि के दौरान ही अपनी भविष्य की पेंशन की व्यवस्था करना भी शुरू कर दे। दूसरे शब्दों में इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी हितों और देश की अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन साधना था। इसमें निर्मित किए गए पेंशन फंड की राशि शेयर बाजार में निवेश की जाती थी और उससे प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात में कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। चूंकि शेयर बाजार से मिलने वाला लाभ निश्चित नहीं हो सकता है, अतः इस योजना के तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि भी निश्चित नहीं होती थी। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की राशि भी कम या ज़्यादा होती रहती थी। अतः यह स्थिति कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष का एक बड़ा कारण था। इसके अलावा कर्मचारी इस बात को लेकर भी नाखुश थे कि उन्हें अपने वेतन का 10% हिस्सा पेंशन निधि में देना पड़ता था। इससे उनके पास खर्च करने हेतु 10% राशि कम बचती थी। गौरतलब है कि एनपीएस की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। एक तो निश्चित पेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी और दूसरा कर्मचारियों को इस बात के लिए बाध्य किया गया था कि वे अपनी नौकरी के दौरान ही अपनी भविष्य के पेंशन की व्यवस्था भी करें। इस योजना के इन दोनों ही प्रावधानों ने कर्मचारियों में व्यापक असंतोष उत्पन्न किया और दीर्घकालिक जन आंदोलन को जन्म दे दिया। ऐसे में एनपीएस लागू किए जाने के बाद से ही देश भर में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा इसका तीखा विरोध किया जा रहा था। अतः सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 24 अगस्त 2024 को सरकार ने यूपीएस लागू किए जाने की घोषणा कर दी। आपको याद होगा कि यूपीएस की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा हम अपने विश्लेषण के आरंभ में कर चुके हैं। अब यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकीकृत पेंशन योजना की कुछ विशेषताएं तो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से और कुछ विशेषताएं नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से मेल खाती हैं, जबकि कुछ अन्य विशेषताएं इसमें नए सिरे से जोड़ी गई हैं। दरअसल
ओपीएस में निश्चित पेंशन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन एनपीएस में निश्चित पेंशन की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए कर्मचारी संघों द्वारा एनपीएस का तीखा विरोध किया जा रहा था और इसी समस्या का समाधान करने के लिए यूपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर पेंशन फंड निर्मित किए जाने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% योगदान करना होगा, जबकि यहाँ पर सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जो कि एनपीएस में 14% था। इस फंड की राशि भी शेयर बाजार में निवेश की जाएगी। अब यदि निवेश की गई राशि से प्राप्त लाभ कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन की तुलना में कम होता है तो सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देगी। लेकिन यदि शेयर बाजार में निवेश करने के बाद प्राप्त लाभ की राशि पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि से अधिक होती है तो निश्चित पेंशन दिए जाने के बाद सरकार शेष राशि अपनी जेब में रखेगी। इस प्रावधान के माध्यम से सरकार ने कर्मचारियों की निश्चित पेंशन दिए जाने की मांग को पूरा किया है। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण को त्याग कर केवल कर्मचारी हितों के मद्देनज़र ही यूपीएस को परखा जाए तो यह एनपीएस की तुलना में तो बेहतर नज़र आती है, लेकिन ओपीएस की तुलना में यह अभी भी कमज़ोर ही ठहरती है। वस्तुतः कुछ ऐसे बिंदु हैं जो यूपीएस को ओपीएस की तुलना में बौनी सिद्ध करते हैं। इनमें पहला है कि यूपीएस में ओपीएस की तरह निश्चित पेंशन का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन इनमें गणनात्मक दृष्टि से बड़ा अंतर मौजूद है। दरअसल ओपीएस में व्यवस्था यह थी कि जिस माह कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था उसे उसी माह के मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, जबकि यूपीएस में यह प्रावधान किया गया है कि जिस माह कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उससे ठीक पहले के अंतिम 12 माह के वेतन का औसत निकाला जाएगा और उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। ऐसे में यदि सेवानिवृत्ति से कुछ माह पूर्व कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होती है तो 12 माह की औसत गणना के आधार पर कर्मचारी को ओपीएस की तुलना में कम पेंशन मिलेगी और कर्मचारी को नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन में सेवानिवृत्ति से 4 माह पूर्व ही वृद्धि हुई है तो यूपीएस के अंतर्गत उसकी पेंशन राशि की गणना के लिए सेवानिवृत्ति से ठीक 12 महीने पहले के कुल वेतन का औसत निकाला जाएगा और उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह राशि उसके अंतिम माह के मूल वेतन की 50% राशि की तुलना में निश्चित रूप से कम होगी, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को उसके अंतिम माह के मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। इसके अलावा ओपीएस के अंतर्गत 100% पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी, जबकि यूपीएस में सरकार का योगदान 18.5% और कर्मचारी का योगदान 10% निश्चित किया गया है। ओपीएस की व्यवस्था में पेंशन संबंधी पूरा का पूरा वित्तीय बोझ सरकार पर होता था, जबकि यूपीएस में पेंशन संबंधी वित्तीय बोझ कर्मचारियों पर भी डाला गया है, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त यूपीएस में मिलने वाला ग्रेच्युटी का लाभ भी ओपीएस की तुलना में कम है। ये वे तमाम कारक हैं जिनके चलते कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अभी भी यूपीएस से संतुष्ट नहीं है और ओपीएस को लागू किए जाने की मांग पर अड़ा है। इसी बीच ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन और एनएमओपीएस जैसे संगठनों ने यूपीएस के विरोध में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है और ओपीएस को लागू करने के अलावा अन्य किसी भी बात पर समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। अब यदि यूपीएस का राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए तो देखेंगे कि सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न मंचों से यूपीएस की खूबियां गिना रहे हैं, जबकि विपक्षी दल एनपीएस और यूपीएस दोनों की ही तीखी आलोचना कर रहे हैं। कई राजनीतिक दल अभी भी ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं। यदि राजनीतिक दलों की नीयत को परखा जाए तो स्पष्ट होता है कि 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने एनपीएस योजना लागू की थी और अब कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल एनपीएस समेत यूपीएस की भी तीखी आलोचना कर रहे हैं। मगर ध्यान दें कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार केंद्र में मौजूद थी। यदि उन्हें वास्तव में एनपीएस योजना में सुधार करना था तो उनके पास 10 वर्षों की पर्याप्त समयावधि मौजूद थी, लेकिन सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने ऐसा करने की हिमाकत नहीं की।
इससे उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट नजर आता है। या फिर यूं कहें कि दबे स्वर में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ओपीएस योजना देश की आर्थिक सेहत की दृष्टि से उचित नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने 4 राज्यों में अपने शासन के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया था। ये 4 राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन केंद्र में अपने शासन के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तथा अपने राज्य में शासन के दौरान राज्य कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी एनपीएस और यूपीएस का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन अपने राज्यों में अपने शासन के दौरान वे ओपीएस को लागू नहीं कर सके। इससे राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र कहा जाए या उनकी समझदारी कि ओपीएस लागू करने से राज्यों की आर्थिक स्थिति वर्तमान की अपेक्षा कमजोर हो सकती है। स्पष्ट है कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण से तो हमने इन तीनों पेंशन योजनाओं का विश्लेषण किया, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से भी पेंशन व्यवस्था को परखे जाने की आवश्यकता है। दरअसल पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को पेंशन अभी भी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के माध्यम से ही दी जा रही है। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि पूर्व सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली पेंशन से क्या देश पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ता है? क्या सांसदों और विधायकों से संबंधित पेंशन व्यवस्था को तार्किक बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब सांसद और विधायक समाज सेवा का ही कार्य कर रहे हैं तो फिर उन्हें पेंशन ही क्यों दी जानी चाहिए? ध्यान दें कि एक सांसद महज 5 वर्ष की सेवा के बाद ही 25,000 रुपये की आजीवन पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो जाता है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी 5 वर्ष से कहीं अधिक की सेवा के बावजूद इतनी पेंशन पाने का पात्र नहीं हो पाता है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में मौजूद यह भेदभाव कर्मचारियों का मनोबल गिराता है। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है कि सांसद और विधायक अपने वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि का फैसला स्वयं ही करते हैं। इसे एक हालिया घटनाक्रम से समझें तो कुछ वर्ष पूर्व संसद में सांसदों के भत्ते बढ़ाने से संबंधित एक विधेयक पेश किया गया था। उस विधेयक का सिर्फ एक सांसद झारखंड के ए.के. रॉय ने ही विरोध किया था। बाकी सभी सांसदों ने उस विधेयक का समर्थन किया और वह विधेयक तुरंत ध्वनिमत से पारित भी हो गया। एक आंकड़े से समझें तो पूर्व सांसदों की पेंशन पर वर्ष 2017-18 में 58 करोड़ रुपए प्रतिमाह खर्च हुए थे, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 70.5 करोड़ रुपए हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में लगभग 85% सांसद और देश भर में करीब 80% विधायक करोड़पति हैं। अतः राजनीतिक प्रतिनिधियों को पेंशन देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो ऐसे में यह समझ से परे है कि इन्हें पेंशन दिए जाने की आखिर आवश्यकता ही क्या है। सबसे बढ़कर यदि कोई व्यक्ति विधायक या सांसद दोनों रह चुका है तो वह पूर्व विधायक और पूर्व सांसद दोनों ही के रूप में आजीवन पेंशन प्राप्त करता है। एक अनुमान के मुताबिक पूर्व सांसदों व पूर्व विधायकों की पेंशन पर हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होता है। तो क्या इस खर्च के माध्यम से देश पर अनावश्यक वित्तीय भार नहीं बढ़ता है? इसके अलावा कई राज्यों में तो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जैसे पदाधिकारियों का इनकम टैक्स भी इसी सरकारी खजाने से दिया जाता है। यह अपने आप में वाकई हास्यास्पद है कि तमाम सुविधा संपन्न राजनीतिक प्रतिनिधियों को सरकारी खजाने से सीधे पेंशन दी जा रही है और उसे तार्किक बनाए जाने की चर्चा भी देश में कहीं नहीं उठती। लेकिन जीवन भर परिश्रम करने के बावजूद जीवन के अंतिम वर्षों में पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा है। सबसे बढ़कर तो अर्धसैनिक बल भी अपनी पेंशन को लेकर लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और वे इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि अभी उन्हें भारत संघ के सशस्त्र बल माना जाए अथवा नहीं। यदि उन्हें भारत संघ के सशस्त्र बल का दर्जा दे दिया जाएगा तो वे पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। अन्यथा उन्हें भी एनपीएस और यूपीएस के खेल में उलझना पड़ेगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि अर्धसैनिक बल देश भर में किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेवा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी पेंशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इसके विपरीत तमाम सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद सांसद और विधायक ओपीएस के तहत बेरोक टोक प्रतिमाह सरकारी खजाने से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
जरा उस दौर को याद करें जब 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में नरेंद्र मोदी अपनी विभिन्न रैलियों में वन नेशन वन पेंशन की बात किया करते थे। लेकिन अब स्वयं तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, फिर भी पेंशन योजनाओं की संख्या घटाने के स्थान पर उन्होंने इनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी है। जब वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक विधान एक निशान जैसे मुद्दे बीजेपी सरकार सालों से उठाती आ रही है, तो वन नेशन वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार की नीति क्यों डोलने लगती है? बहरहाल अभी हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनज़र सरकार को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस की समीक्षा भी करनी होगी। हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक प्रावधान यह किया गया है कि प्रत्येक 3 वर्ष में इस योजना की समीक्षा की जाएगी और इसमें अपेक्षित सुधार किए जाएंगे। लेकिन जो भी हो, वर्तमान में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस प्रकार से कर्मचारी हितों और देश के आर्थिक सेहत के मध्य संतुलन साधा जाए। कर्मचारियों के हित भी अपनी जगह अनिवार्य हैं और देश की आर्थिक स्थिति भी अपना विशेष महत्व रखती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यह स्थिति सरकार के लिए तलवार की धार पर चलने के समान है। अंत में यही कि कर्मचारी हितों को देखते हुए और देश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पेंशन योजनाओं को यथासंभव तार्किक बनाना ही होगा। अपनी आज की इस खबर में इतना ही। किसी नई महत्वपूर्ण खबर के साथ या इस खबर के किसी नए अपडेट के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।